हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने हमारे लास्ट वीडियो में किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया के बारे में जाना। अब हमारा इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक बचता है जो कि है वायरस, विरोइड्स एंड लीचेंस। आज हम इस वीडियो में उसके बारे में जानेंगे। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर देयर इज़ नो मेंशन ऑफ सम असेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरसेस, विरोइड्स एंड लीचेंस। दिस आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड हियर। अब हमारे जो RH विटेकर साइंटिस्ट हैं उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो दे दिया, लेकिन उन्होंने एक असेलुलर ऑर्गेनिजम्स को उनके क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया, जो कि थे वायरस, वायरॉइड्स और लीचेंस। इनके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट ऑफ अ कॉमन कोल्ड और अ फ्लू नो what effects viruses can have on us, even if we do not associate it with our condition. अब वायरसेस के बारे में वो लोग ज़रूर जानते होंगे जो इल इफ़ेक्ट यानी कि बीमार पड़े हैं कॉमन कोल्ड या फ्लू की वजह से। ये सारी चीज़ें हमें वायरस की वजह से होती हैं। Viruses did not find a place in a classification since they are not truly living. If we understand living as those organisms that have a cell structure, वायरसेस को क्लासिफिकेशन में जगह इसलिए नहीं दी गई क्योंकि वो असली में ज़िंदा नहीं है। अगर हम ज़िंदा होने से समझें तो ज़िंदा हम उन्हें मानेंगे जो एक सेल स्ट्रक्चर से बने हुए हैं। इसी वजह से वायरसेस को हम इन क्लासिफिकेशन में नहीं डाल सकते। The viruses are a non-cellular organism that have characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell. अब वायरसेस हैं वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जिनके अंदर सेल नहीं होता, और उनकी जो स्ट्रक्चर है उनके अंदर हमें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखने मिलता है और वो हमेशा एक लिविंग सेल के बाहर सर्वाइव करते हैं। वंस they infect a cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves, then killing the host. अब जब वो एक बार एक किसी सेल को इन्फेक्ट कर दे यानी उनके ऊपर कब्जा कर लें, तब वो उनकी सारी मशीनरी होस्ट सेल की खुद संभाल लेंगे और ख़ुद को रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। रेप्लिकेट यानी कि खुद के जैसे डुप्लीकेट्स प्रोड्यूस करेंगे और होस्ट सेल को मार देंगे। वुड यू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग? तो अब ये बात जान के हम क्या बोल सकते हैं, वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग? तो द नेम वायरस दैट मीन्स वेनोम और अ पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय द पैस्चर DJ आइवानोस्की इन 1892। ये जो नाम है वायरस, उसका मतलब होता है वेनोम यानी एक जहरीला पदार्थ या तो जहरीला फ्लूइड, जो कि हमें DJ आइवानोस्की ने 1892 में इंट्रोड्यूस कराया। रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब एज अ कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ेक डिजीज़ ऑफ अ टोबैको। उन्होंने टोबैको में के अंदर मोज़ेक डिजीज़ की खोज की और उन्हीं की वजह से उन्हें ये वायरस शब्द मिला। दिस वर फाउंड टू बी अ स्मॉलर देन अ बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। अब उन्होंने ये भी पाया कि जो बैक्टीरिया हैं उन बैक्टीरिया को प्रूफ यानी बैक्टीरिया को निकालने के लिए बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स आते हैं, लेकिन ये वायरसेस को जब वहाँ से पास आउट किया गया तो वहाँ से वो पूरा छन गए, यानी कि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स के अंदर वो रुक नहीं पाए। इसी वजह से हम ये मान सकते हैं कि बैक्टीरिया की जो साइज़ है उनसे भी छोटी साइज़ वायरस की होती है। MW Bizarinic 1898 demonstrated that the extract of the infected plant of a tobacco could cause infection in a healthy plant and called the fluid as a contagium vivium fluidium, infection living fluid। और MW Bizarvik in 98 में उन्होंने कुछ डेमोन्स्ट्रेट किया जहाँ पर उन्हें कुछ एक्सट्रैक्ट मिले एक इन्फेक्टेड प्लांट के यानी एक बीमार प्लांट के, जो कि था टोबैको का,
जो क्या कर सकता था, एक हेल्दी प्लांट को बीमार कर सकता था, और उस फ्लूइड को उन्होंने नाम दिया कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइडम। अब WM Stanley in 1935 show that the virus could be crystallized and crystals consisting largely of a proteins। अब WM Stanley ने 1935 में ऐसा दिखाया कि वायरस वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के होते हैं और उनके क्रिस्टल्स के अंदर बहुत ही लार्ज अमाउंट में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। दे आर इनर्ट आउटसाइड, दे आर स्पेसिफिक होस्ट सेल, वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, और वो अपने होस्ट सेल के बाहर इनर्ट होते हैं, यानी इनएक्टिव नहीं होते, और वायरस है वो एक तरह के पैरासाइट भी हैं। इन एडिशन टू प्रोटीन्स, वायरस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी आइदर RNA और अ DNA। और जो प्रोटीन मटेरियल्स जो वायरस में पाए जाते हैं उनके अंदर एक तरीके के जेनेटिक मटेरियल भी होते हैं, जो कि RNA हो सकता है या तो DNA। RNA यानी रिबो न्यूक्लिक एसिड और DNA यानी डायरिबो न्यूक्लिक एसिड। नो वायरस कंटेन बोथ RNA एंड DNA। किसी भी वायरस के अंदर RNA और DNA दोनों नहीं होंगे। A virus is a nucleoprotein and the genetic material is infectious। अब जो भी वायरस होंगे वो न्यूक्लियोप्रोटीन होंगे और उनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो इन्फेक्शियस होगा, यानी इन्फेक्शन पैदा करने वाली क्षमता रखेगा। इन अ जनरल, वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव अ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। अगर हम देखें कि वायरस जो प्लांट में इन्फेक्शन पैदा करते हैं वो उनके अंदर सिंगल स्ट्रैंड वाले RNA होते हैं, और viruses that infect animal have a either single और a double stranded RNA। और जो RNA या जो वायरस एनिमल्स के अंदर इन्फेक्शन पैदा करते हैं वो सिंगल या तो डबल स्ट्रैंड वाले RNA हो सकते हैं और डबल स्ट्रैंडेड DNA, यानी वो इन दो चीज़ों के बने हो सकते हैं। बैक्टीरियल वायरसेस और अ बैक्टीरियोफेजेस, वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस। अब ये जो वायरस हैं वो बैक्टीरिया के अंदर भी इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं, इसी वजह से उन्हें हम बैक्टीरियल वायरस या तो बैक्टीरियोफेजिस कहते हैं, और उनके अंदर जनरली डबल स्ट्रैंड वाले DNA प्रेजेंट होते हैं। द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड मेड ऑफ अ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमर्स प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड। अब जो प्रोटीन कोट है, यानी जो प्रोटीन की जो कोट है आउटसाइड द वायरस, उन्हें हम कैप्सिड कहेंगे, और वो जो कैप्सिड है वो कैप्सोमर्स के बने होते हैं। उनका बेसिक काम है न्यूक्लिक एसिड उनके अंदर जो प्रेजेंट है उन्हें प्रोटेक्ट करना। दिस कैप्सोमर्स आर अरेंज इन अ हेलिकल और अ पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म्स। ये जो हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म्स हैं, इनके अंदर ये जो कैप्सोमर है वो उनकी अरेंजमेंट हमें देखने मिलती है। वायरसेस कॉज डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पिस एंड इन्फ्लुएंजा। वायरसेस ये साधारण बीमारियां भी पैदा कर सकते हैं, जैसे कि मम्स हैं, स्मॉल पॉक्स है, हर्पिस है, इन्फ्लुएंजा है। वैसे ही एड्स इन अ ह्यूमन इज़ ऑल्सो कॉज बाय अ वायरस, और एड्स की जो बीमारी है वो भी वायरस की वजह से ह्यूमंस में होती हैं। In a plant, the symptom can be mosaic formation, leaf rolling, curling, yellowing and vein clearing, dwarfing and stunted growth। अब प्लांट्स के अंदर हमें अगर सिम्टम्स देखने मिल रहे हैं जैसे कि मोज़ेक फॉर्मेशन होना, लीफ का रोल हो जाना, कर्ल हो जाना, येलो पड़ जाना, या तो ड्वार्फिंग या स्टंटेड ग्रोथ, यानी प्लांट का छोटा ही रह जाना या तो ग्रोथ ना हो पाना, ये सारे सिम्टम्स अगर हो रहे हैं तो प्लांट्स एक वायरस से इन्फेक्टेड है। अब हम आते हैं वीरोइड्स पे। इन 1971 T.O. Diener discovered a new infectious agent that was the smaller than viruses and caused potato spindle tuber disease। अब 1971 में T.O. Diener उन्होंने डिस्कवर किया एक नया इन्फेक्शियस एजेंट, नया इन्फेक्शन पैदा करने वाला एजेंट जो कि वायरस से भी छोटा था, और उसकी वजह से पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नाम की डिजीज़ होती थी। इट वॉज फाउंड टू बी फ्री RNA। इट लैक द प्रोटीन कोड दैट इज़ फाउंड इन द वायरसेस।
अब वो वहाँ पर हमें आरएनए फ्री दिखता है उसमें, प्लस उनके ऊपर कोई भी प्रोटीन कोट नहीं होता जैसा वायरस में होता था। इसी वजह से उसका नाम वीरोइड दिया गया। द आरएनए ऑफ अ वीरोइड वॉज लो मॉलिक्यूलर वेट, और जो आरएनए था वीरोइड का उसका मॉलिक्यूलर वेट एकदम लो था, एकदम कम था। अब आते हैं लिचेंस पे। लिचेंस आर अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन दैट इज म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशंस बिटवीन आल्गे एंड अ फंगी। लिचेन है वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जो कि एक ग्रुप है आल्गे और फंगी को मिक्स करके बनाया जाता है, या तो मिक्स आल्गे एंड फंगी का मिक्सर हम लिचेन कह सकते हैं। द algal component is known as a phycobiont and fungal component is a mycobiont। अब algal लिचेंस के अंदर जो algal component होगा उन्हें हम phycobiont बोलेंगे, और लिचेंस के अंदर ही जो fungal component होगा उन्हें हम mycobiont कहेंगे, which are autotrophic and heterotrophic respectively। और अगर उनके अंदर algal है और fungal दोनों हैं तो वो autotrophic भी हो सकते हैं, heterotrophic भी हो सकते हैं। Algae prepare food for a fungi and fungi provide shelter and absorb mineral nutrient and water for its partner। अब इनके अंदर यानी लिचेंस के अंदर आल्गे हैं, वो फूड प्रिपेयर करेंगी फंगिस के लिए, और फंगी प्रोवाइड करेंगे शेल्टर यानी घर, और साथ ही साथ वो मिनरल्स एब्जॉर्ब करेंगे, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेंगे और वाटर एब्जॉर्ब करेंगे अपने पार्टनर के लिए यानी आल्गेस के लिए। सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन that if one saw a lichen in a nature, one would never imagine that they had a two different organism within them। अगर इनका एसोसिएशन हम देखने जाएं तो वो बहुत ही क्लोज होता है, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। इसी वजह से अगर हम लीचन देखते हैं नेचर में तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उसके अंदर पहले से दो और ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं जो कि आल्गे है और फंगी हैं। Lichens are a very good pollution indicators. They do not grow in a polluted areas। अब लीचन एक तरह का इंडिकेशन का काम करता है। इंडिकेशन यानी कि हमें एक तरह से जागरूक या तो हमें साइन दिखाते हैं। साइन किसकी दिखा रहे हैं कि पॉल्यूशन की। अगर कोई जगह पॉल्यूटेड है यानी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर लीचन्स कभी भी ग्रो नहीं करेंगे। इसीलिए लीचन अगर जहाँ ग्रो नहीं हो रहे तो हम समझ सकते कि वहाँ पर जो भी एरिया है वो बहुत ही पॉल्यूटेड है। तो अब यहाँ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, साथ ही साथ हमारा सेकंड चैप्टर ख़त्म होता है जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो थैंक यू।